I welcome you all back to our channel Mentor Guru. This is the पॉलिटी सीरीज जहां पर हम आपको प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी तैयार करवा रहे हैं। इन सेशंस में सबसे पहले मैं आपको कोई भी टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से समझाती हूँ एंड देन वी डिस्कस अ क्वेश्चन ताकि आप समझ सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया और कितना नहीं आया। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सो दिस इज सेशन नंबर 5 वेयर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस ये चैप्टर नहीं रखता है, इतने ज्यादा क्वेश्चंस इससे नहीं पूछे जाते, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आइडियली पॉसिबल हो तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तो मोटा मोटा आपको इसके बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। बेसिकली यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कवर करता है पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इससे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। इसमें बताया गया है कि किस नाम से हम अपने देश को जानते हैं, दैट इज इंडिया एंड भारत। ठीक है, क्या वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, या फिर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, किस तरह से है, कौन कौन से स्टेट्स हैं, स्टेट्स कैसे इमर्ज हुए, उसके लिए कौन से कमीशंस कौन सी कमिटीज बनाएगी एक्सेट्रा। चल सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करें दैट इज आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये आर्टिकल 1 बताता क्या है? तो आर्टिकल 1 बेसिकली दो चीजें डिस्कस करता है। दैट इज ये बताता है कि इंडिया को किस नाम से हम जानते हैं। ओके, सो आर्टिकल 1 डिस्कसेस अबाउट द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये कुछ चीजें हैं जो आर्टिकल 1 डिस्कस करते हैं। चलिए पढ़ते हैं एक बार। तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब ये यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्या होता है? तो फेडरेशन ऑफ स्टेट्स जो है इस कॉन्सेप्ट ये आता है अमेरिकन से। अमेरिकन कॉन्सेप्ट है ये एक। ओके, जहां पर जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली एक अग्रीमेंट के थ्रू आए और वो कभी भी इस फेडरेशन से बाहर जा सकते। ऑन द अदर हैंड इंडिया में वी हैव द यूनियन ऑफ स्टेट्स जहां पर जो स्टेट्स हैं वो अग्रीमेंट से नहीं आए। ओके, बेसिकली जो इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनको हम कहते हैं इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन। इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ओके, इसका मतलब क्या है? इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का मतलब है कि जो यूनियन है दैट इज कंट्री, ठीक है, वो कोई सेपरेट नहीं कर सकता है, स्टेट्स नहीं कहीं जा सकते हैं। लेकिन स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल है। स्टेट्स डिस्ट्रक्टेबल है मतलब कि स्टेट्स को हम थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ कर सकते हैं। जैसे कि झारखंड बिहार से निकला, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला, तो स्टेट्स तो डिस्ट्रक्टेबल है। बट जो यूनियन जो हमारी कंट्री है, ठीक है, थोड़ा मैप मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, ये इनडिस्ट्रक्टेबल नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल टेल्स अस अबाउट। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का क्या मीनिंग है। ओके, चलो नेक्स्ट एक डिफरेंस हमको इसमें पढ़ना है कि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है। सो बेसिकली टेरिटरी ऑफ इंडिया के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर स्टेट्स भी आते हैं, इसके अंदर यूनियन टेरिटरीज भी आती है, और इसके अंदर वो टेरिटरीज भी आते हैं जो आगे कभी इंडिया अक्वायर कर सकते हैं। हाउएवर यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर सिर्फ स्टेट्स आते हैं। करेंटली कितने स्टेट्स हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए। इज दिस फाइन? ठीक है, चलो ये तो अब देखिए टेरिटरी ऑफ इंडिया में तो इतनी सारी चीजें आ रही है और यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आ रहे हैं, तो ज्यादा ब्रॉड कौन है? टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, तो ब्रॉड कौन है? टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ ब्रॉडर टर्म इन कंपैरिजन टू यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही आसान है। ओके, चलो एक बार रिविजिट करते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हमने पढ़ा कि आर्टिकल 1 क्या बताता है? नेम बताता है इंडिया दैट इज भारत। टेरिटरी बताता है कैसी है कि इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फिर अभी हमने दो टर्म समझे कि ये टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया क्या होता है और कौन सा ज्यादा ब्रॉड है। चलिए बहुत ही बढ़िया। सो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है ना। नेक्स्ट अनदर थिंग दैट वी हैव टू रीड इज शेड्यूल 1। अब ये शेड्यूल 1 क्या होता है? तो शेड्यूल 1 इसमें ही हमारे नेम्स मेंशन किए गए हैं कि स्टेट्स का क्या नाम है और यूनियन टेरिटरीज का। तो शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। कल को प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आ जाता है
कि शेड्यूल 1 किस चीज के बारे में, क्या गवर्नर के बारे में, पंचायत के बारे में, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक और चीज जो हमें इस अपनी यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, टेरिटरी ऑफ इंडिया के बारे में हमको पता होना चाहिए, दैट इज क्या इंडिया फॉरेन टेरिटरीज को अक्वायर कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलो कर सकता है, बट कैसे कर सकता है ये भी जानना जरूरी है। तो कैसे कर सकता है इंडिया फॉरेन टेरिटरीज को अक्वायर? या तो सिसेशन से कर सकता है, या ऑक्यूपेशन से कर सकता है, या फिर कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन से कर सकता है। ओके, सो इंडिया कैसे एक्वायर कर सकते हैं फॉरेन टेरिटरी? सिसेशन, ऑक्यूपेशन, कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन से कर सकता है। चलो, तो दैट वाज अबाउट आर्टिकल 1। नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट आर्टिकल 2। तो आर्टिकल 1 में पहले हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, ठीक है, क्या उसका नाम है और कैसा उसका स्ट्रक्चर है। अब आर्टिकल 2 में हम थोड़ा सा स्टेट्स के बारे में पढ़े। तो आर्टिकल 2 बेसिकली डील करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है, या तो एडमिशन ऑफ स्टेट्स या फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। दिस इज व्हाट आर्टिकल 2 डील्स विद। ओके, चलो इसको डिटेल में समझते हैं। तो आर्टिकल 2 एम्पावर करता है पार्लियामेंट, ये आपको याद रखना है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं। आर्टिकल 2 किसको एम्पावर कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, कि यूनियन ऑफ इंडिया में या तो आप नए स्टेट्स स्टैब्लिश कर लो या फिर उन्हें एडमिट कर लो। ओके, ना नेक्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। दैट इज जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनके फॉर्मेशन या उनकी बाउंड्रीज का ऑल्टरेशन एक्सेट्रा, दिस इज व्हाट आर्टिकल 3 डील्स विद। जैसे कि आर्टिकल 3 के अंडर ही फॉर एग्जाम्पल आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ऑल दिस कम्स अंडर आर्टिकल 3। तो एग्जिस्टिंग स्टेट से रिलेटेड कौन सा है? आर्टिकल 3, ठीक है। नए स्टेट्स को स्टैब्लिश करना, एडमिट करना, आर्टिकल 2। इंडिया के बारे में किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 1। बट आर्टिकल 3 के लिए आपको दो नेसेसरी कंडीशंस है। जब भी आर्टिकल 3 से रिलेटेड आप बिल लेकर आ रहे हो, आपको पहले प्रायर रिकमेंडेशन लेनी है प्रेसिडेंट की, और प्रेसिडेंट को सेम बिल स्टेट लेजिस्लेचर में रेफर करना है। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो आपने आर्टिकल 3 का प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। तो अभी तक हमने 3 आर्टिकल कवर कर लिया। अब आर्टिकल 4 क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी चेंजेस है दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये जो चीजें हुई हैं दे आर नॉट कंसीडर, अमेंडमेंट नहीं हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का अंडर आर्टिकल 368। एक और सवाल जो यहां पर उठता है, क्या जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3, क्या ये इससे ये भी पावर आती है कि जो पार्लियामेंट है वो कोई भी इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे सकता है? तो ये मुद्दा कैसे स्टार्ट हुआ? इट स्टार्टेड ड्यू टू द बेरूबारी केस। ठीक है, तो बेरूबारी जो कि वेस्ट बंगाल में आता था वो हमने पाकिस्तान को दिया। तो 1960s में पार्लियामेंट ने दे दिया, तो अंडर थिंकिंग कि ये तो आर्टिकल 3 के अंदर पावर है। बट इसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली बोला कि अगर आप कोई भी इंडियन टेरिटरी किसी फॉरेन कंट्री को दे रहे हो तो इट विल कम अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। तो आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है, अगर आप कभी भी अपनी फॉरेन टेरिटरी सीड कर रहे हो तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व कर रहे हो तो दैट कैन बी डन नॉर्मली विद अ सिंपल मेजोरिटी। ओके, तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे जो हमारे स्टेट्स हैं आज की डेट में, जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, ये कैसे इवॉल्व हुई। चलिए ये पढ़ना है हमको, ठीक है। एक मिनट, यूनियन टेरिटरीज, ओके, ये कैसे इवॉल्व हुई, कैसे महाराष्ट्र आया, कैसे गुजरात आया। तो देखिए इसमें हमें दो कंपोनेंट्स में पढ़ना है। पहले तो कि प्रिंसली स्टेट्स कैसे इंटीग्रेट हुए। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो दो तरह से डिवाइड किया गया था, एक तो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस थी, दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। तो पहले तो हमने ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स किया और उसके बाद हमने ब्रिटिश प्रोविंसेस के ऊपर ध्यान दिया कि इनका क्या कर सकते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसने निभाया था ही वॉज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके,
इनकी वजह से ही इट वाज पॉसिबल कि प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में आए। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया छोड़ा या इंडिपेंडेंस हमें मिली, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि दो जगह बनी, क्या बना, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इनको बोला प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो या फिर आप अपना इंडिपेंडेंट रहो। अब इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ मेजर रोल एंड कन्विंस द प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन इंडिया, जिसमें कि 552 प्रिंसली स्टेट में से 549 ने, एक मिनट, 540, ओके, सो 549 प्रिंसली स्टेट्स आउट ऑफ 552 इन्होंने आराम से इंडिया को ज्वाइन कर लिया। बट तीन बच गए। अब ये कौन से तीन बच गए? सो इट वाज कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। ये तीन थे जो नहीं आ रहे थे, तो इनको कैसे लाया गया? सो कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। कश्मीर वॉज ब्रॉट थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया जिसके अंडर कश्मीर को हम इंडिया का पार्ट बनाया। जूनागढ़ वॉज डन थ्रू रेफरेंडम। ओके, देखो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको कहानी जानने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ, कौन से राजा थे, किसने अटैक किया एक्सेट्रा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको बस ये पॉइंट्स पता होने चाहिए कि कौन सा जो पार्ट था, प्रिंसली स्टेट था, वो कैसे आया। तो कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जूनागढ़ थ्रू रेफरेंडम एंड हैदराबाद थ्रू पुलिस एक्शन। ओके, तो अभी आपको ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जब हम मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको इसकी पूरी स्टोरी भी समझाऊंगी। तो वो तो हो गया प्रिंसली स्टेट्स के 549 आराम से आ गए, तीन बचे हुए थे तो उनको हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, पुलिस एक्शन और रेफरेंडम के थ्रू लेकर आए। अब जो प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, उनके साथ क्या हुआ? तो उधर पर क्या हो रहा था, बहुत सारे थे जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे कि गुजरातियों के लिए गुजरात बना दो, मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना दो, ठीक है, पंजाबियों के लिए पंजाब बना दो, ऐसे करके। तो जो हमारे नेशनल लीडर्स थे उनका मानना था कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे, इससे एक जो इंटरमिंगलिंग है रीजन्स में आपस में, वो नहीं हो पाएगी। तो इसकी वजह से इस डिमांड को देखते हुए अलग अलग कमीशन बनाए गए। तो तीन कमीशन बनाए गए इसके लिए, एक था धर, फिर था जेवीपी जिसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर था फजल अली कमीशन। तो ये तीन कमीशन बनाए गए टू सी कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम, किस बेसिस पे हम स्टेट्स को फॉर्म करें। तो सबसे पहले कौन सा बना? धर, फिर जेबीपी और फिर फजल। ओके, ये क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। धर कमीशन 1948 में बना, इसके चेयरमैन थे एस के धर, और इन्होंने लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस की डिमांड को बिल्कुल ही कैंसिल कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द राइट थिंग। इन्होंने बोला कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को देखते हुए बनाओ। अब अगेन इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे देश में काफी लोग थे जो चाहते थे कि नहीं आप लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस ही बनाओ, फिर से खूब प्रोटेस्ट वगैरह हुआ। तो इसलिए फिर एक जेवीपी कमिटी बनाई गई। जेवीपी कमिटी के कौन कौन मेंबर्स थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, तो पट्टाभी सीतारमैया भी इसके मेंबर थे। ये इसके तीन मेंबर्स थे। इसका चेयरमैन कौन था? इसका चेयरमैन कोई भी नहीं था। ठीक है, इसमें बस तीन मेंबर्स थे, इट हैड नो चेयर। इसने भी लैंग्वेज एज अ बेसिस को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब फिर इस इश्यू से डील करने के लिए क्या हुआ कि अक्टूबर 1953 में, मीनवाइल दीज नेगोशिएशंस, दीज कमीशंस, कमिटीज, ये सब हो रहा था, सोच रहे थे कि कैसे बनाए। 1953 में हमें आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? देयर वाज अ पर्सन, पोटी श्री रामुलु, ही वेंट ऑन अ हंगर स्ट्राइक, 56 डेज हंगर स्ट्राइक, और इनकी डेथ हो गई। अब इस प्रेशर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। अब आंध्र प्रदेश एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस बन गया, सो देयर वाज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फ्रॉम अदर प्रोविंसेस एज वेल कि हमें भी दो लिंग्विस्टिक प्रोविंस। इसलिए फिर हम बनाते फजल अली कमीशन, जो कि 1953 में बनता है, और इसका चेयरमैन, जैसे कि कमीशन के नाम में ही दिख रहा है, तो इसके चेयरमैन फजल अली ही थे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके दो और मेंबर्स थे, एच एन कुंजरू और के एम पानिकर। ओके, तो अभी तक हमने किस किस के बारे में पढ़ा? धर कमीशन, फिर जेवीपी, और फिर आता है फजल अली। ओके, तो इस तरह से देखो, आप जब भी, आप खुद से भी जब आप पढ़ रहे हो, तो आपको हमेशा एक्टिव रिकॉलिंग करते रहना है कि आपने क्या पढ़ा। ओके, अगर आप एक्टिव रिकॉलिंग नहीं करोगे तो चीजें आपको याद नहीं होंगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब इस कमीशन ने 4 मेजर फैक्टर्स रखे। इन्होंने बोला कि लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया अकेला नहीं हो सकता है, आप उसे कंसीडर कर सकते हो फॉर फॉर्मिंग द स्टेट्स। तो इन्होंने बोला 4 फैक्टर्स रखो। सबसे पहले जिसमें इन्होंने बोला कि यूनिटी और सिक्योरिटी होनी चाहिए कंट्री की। फिर लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन साथ में आपको बाकी भी देखना है, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन, वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब मैंने इसको कैसे याद किया, 4 प्रोविजन मैंने बस की पॉइंट्स याद किए, यूनिटी, सिक्योरिटी, लिंग्विस्टिक, कल्चरल होमोजेनिटी, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। दिस इज हाउ आई लर्न ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। और अल्टीमेटली इनकी जो रिकमेंडेशन होती है उसके हिसाब से 16 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज बन जाते। ओके, तो एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिविजिट करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, ये हमने पढ़ा। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। एंड नाउ वी आर रीडिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है, जिसमें अभी हम आ चुके हैं कि 3 कमिटीज बनी और इसके बाद अल्टीमेटली 16 स्टेट्स और 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज बन जाती है। दिस इज डन थ्रू स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। इसके थ्रू ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हम बना लेते, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज। बट 1956 के बाद भी, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आज की डेट में हमारे यहाँ कितने स्टेट्स है, 28, तो मतलब 1956 के बाद भी 16 से 28 हो चुके हैं, तो मतलब 1956 के बाद भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बने। तो उसके बारे में हम आज देख लेते हैं कि कैसे क्या बने। तो 1960 में बॉम्बे को अलग किया गया इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात। इसमें देखो आपको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए कि पहले कौन सा बना बाद में कौन सा बना। फिर 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दिया गया। हाउएवर 2019 में इसको दमन एंड दीव में सबमर्ज कर दिया गया। 1962 में हम देखते हैं कि पुडुचेरी बनता है और 1963 में नागालैंड बनता है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए कि नागालैंड किससे अलग होके बनता है। 1966 में हम देखते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश बनते हैं। तो देर वॉज अ डिमांड, जो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश ये सब पंजाब के पार्ट थे, तो देर वॉज अ डिमांड कि पंजाब में जो थोड़ा हिंदी स्पीकिंग बेल्ट है उनको अलग स्टेट चाहिए, तो इसलिए हरियाणा बनाया गया। और जो हिल एरियाज थे उसके लिए, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पाता था हिल एरियाज का, तो हिमाचल प्रदेश बना दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दी हमने, चंडीगढ़। 1972 में अगेन ड्यू टू द डिमांड्स ऑफ ट्राइबल्स, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बन जाते हैं। और 1975 में सिक्किम बनता है, ठीक है। फिर 1987 में हम देखते हैं कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को स्टेटहुड मिलता है। ये सब देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आसाम से निकलकर बने। 2000 में हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बनते हैं। इनकी भी डिमांड सेम होती है कि क्योंकि एमपी, बिहार, ठीक है, और जैसे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब बहुत बड़े बड़े स्टेट्स थे, तो जो रिमोट एरियाज हुआ करते थे इनमें, या उनमें ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, तो इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंसीडरेशंस को देखते हुए इनको अलग किया गया। 2014 में हमने तेलंगाना बनाया और अभी आर्टिकल 370 के बाद अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं और ये यूनियन टेरिटरीज भी हो गए। ओके, सो दिस इज द क्रोनोलॉजी, आपको पता होने चाहिए कब कौन से स्टेट बना। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है विद रेस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टेट। ठीक है, तो स्टेट में मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि स्टेट के 4 फीचर्स होते हैं। ओके, सो दैट इज कि एक पॉपुलेशन होनी चाहिए आपके पास, तभी जब ये 4 एलिमेंट्स होंगे तभी आप किसी उसको आप एक स्टेट बोल पाओगे। पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट होनी चाहिए और सोवरेन होना चाहिए। अगर ये 4 एलिमेंट्स हैं तभी आप किसी उसको एक स्टेट डिफाइन कर पाओ। चलो अब इसको देखते हुए लेट अस सी कि क्या होता है स्टेट। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन गवर्नमेंट हु गवर्न अ सेट ऑफ पीपल। ओके, ठीक है।
तो इसमें देखो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन आ रहा है, पॉपुलेशन आ रही है, सोवरेन आ रहा है, पर क्या टेरिटरी आ रहा है? नहीं आ रहा है, सो दिस इज रॉन्ग। टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है, प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, कट। इंस्टीट्यूशन विच एक्सरसाइजेज इट्स फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, इसमें भी हमारे कंपोनेंट्स नहीं। अब बचता है ये, तो डेफिनेटली आंसर ये होगा, फिर भी एक बार पढ़ लेते, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा गवर्नमेंट हो गया। रिप्रेजेंट्स अ सोवरेन पीपल, सोवरेन भी है और लोग भी है, सोवरेन भी है लोग भी है। हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी, और एक टेरिटरी भी है। तो इसमें हमारे सभी एलिमेंट्स आते हैं, सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज डी। एक बार इसका सोल्यूशन पढ़ लेते हैं। तो देखो, स्टेट का मतलब सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होता है। We are rather when we use state, we are trying to distinguish it from government. गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट एक पार्ट है स्टेट का, गवर्नमेंट स्टेट नहीं है, समझ रहे हो आप लोग? गवर्नमेंट कैन चेंज विद इलेक्शंस। स्टेट ऑन द अदर हैंड एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, सोवरेन लोग होने चाहिए और एक टेरिटरी होनी चाहिए। स्पीक ऑफ द इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट, एक्सेट्रा। ओके, so that was all about today's video. Thank you for watching it. Stay updated for more such content. Keep learning and keep practicing.